अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये पूछते हैं कि फ़ैमिली रीयूनियन वीज़े की एप्लीकेशन कैसे फ़िल करनी है। अच्छा, एम्बेसी की वेबसाइट पे ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद फ़िल करें, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी खुद देने जाना है। किसी एजेंट को हायर ना करें। एम्बेसी वाले रिकमेंड नहीं करते किसी एजेंट की हेल्प लेना या किसी कंसल्टेंट को हायर करना, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपना काम खुद करें। एप्लीकेशन फ़िल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आज आपके सामने एक एप्लीकेशन फ़िल करती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से करनी है। ये मैं पूरा जितने भी नाम और जो भी एड्रेस वगैरह, टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल, जो कुछ भी यूज़ करूँगी ये सारा फ़र्ज़ी होगा। ये किसी भी शख्स से कोई भी इसकी रिजेम्बलेंस नहीं होगी, और अगर किसी शख्स से या किसी के डाटा से इसकी रिजेम्बलेंस होती है तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि मैं फ़ातिमा हूँ और मैंने अपनी फ़ैमिली रीयूनियन वीज़े की एप्लीकेशन फ़िल करनी है, तो मैं इस हवाले से आपको फ़िल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा सरनेम। जो भी आपका सरनेम है आप वो लिखें। इसके बाद ये नाम आ गया फ़ातिमा, मैंने जैसे आपको बताया है। उसके बाद इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ अपनी लिखेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, किस इलाके में आप पैदा हुए हैं। अपनी नेशनलिटी मेंशन करें, जो भी आपकी नेशनलिटी है, पाकिस्तान। यहाँ पे नन, आपका पहले कोई सरनेम था तो वो आपने बताना है कि आपका पहले कोई सरनेम था या नहीं। तो होपफुली पहले कोई सरनेम होता नहीं है तो वो आपने नन करना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो मेंशन करें। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका कंट्री ऑफ बर्थ आएगा, पाकिस्तान, और आपकी नेशनलिटी आएगी। इसके बाद आपने बताना है आपकी शादी कब हुई। शादी की डेट मेंशन करेंगे, मैरिटल स्टेटस मेंशन करेंगे, और शादी की कंप्लीट डेट लिखें। अच्छा, जर्मनी में डेट इसी तरीके से लिखी जाती है, डॉट्स लगा के डे, मंथ और ईयर लिखा जाता है। इसके बाद अपनी जेंडर बताएं, फ़ीमेल हैं। अगर आप मेल हैं, अगर आपने अपनी वाइफ के पास जाना है तो आप अपना मेल सेलेक्ट करें, और अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपने मेंशन करना है कि आपने किस डॉक्यूमेंट पे ट्रैवल करना है, तो ऑब्वियसली वो पासपोर्ट ही होता है हमारा। पासपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे, पासपोर्ट का नंबर मेंशन करेंगे, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, जो भी उसकी डेट ऑफ इशू है वो मेंशन करेंगे, और कहाँ तक वैलिड है वो लिखेंगे। ये सारा डाटा मैं फ़र्ज़ी लिख रही हूँ। मेरे पास ये एक्चुअल पासपोर्ट नंबर नहीं है किसी का भी। डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ वैलिडेशन नहीं है। अगर किसी से रिसेम्बलेंस हो रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सारा डाटा फ़र्ज़ी है। बाद आपका पासपोर्ट कहाँ पे बना था, तो वो पाकिस्तान में पासपोर्ट ऑफिस वाले पासपोर्ट बनाते हैं, तो आप अपने वो लिखना है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट रेजिडेंस परमिट कोई नहीं है, उसको नन करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आपकी है ही नहीं है वो आप नन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, करंट एड्रेस लिखेंगे, जो आपका पासपोर्ट पे मेंशन है एड्रेस, वो आपने एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर लिखनी है, स्ट्रीट लिखनी है, और जो भी आपका एरिया है वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपने इलाके का पोस्ट कोड मेंशन करना है। ये आपको कमेटी घर से पता चल जाएगा। अब ईमेल एड्रेस लिख दें अगर वैलिड हो, और फ़ोन नंबर भी आपका अपना जो भी नंबर एक्टिव है, ऑन रहता है, इनकेस कॉल आती है तो आपका नंबर ऑन होना चाहिए। आपने अपना वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। अब इसके बाद आपके हस्बैंड की डिटेल, जहाँ पे आप जा रहे हैं जर्मनी में, जिनके पास आपने जाना है उनकी डिटेल लिखेंगे। हस्बैंड का सरनेम आएगा, पहले उनका जो फैमिली नेम यूज़ होता है, उसके बाद उनका अपना नाम, जो ये सारा डाटा फ़र्ज़ी लिख रही हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, हस्बैंड की प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। इसके बाद उसकी नेशनलिटी लिखेंगे। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड जो है वो जर्मन नेशनल हैं, तो मैं उनकी नेशनलिटी जर्मन लिख रही हूँ। अगर उनकी नेशनलिटी जर्मन नहीं है, अगर आपके हस्बैंड की, तो फिर आप जो है उनकी आप वो मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने हस्बैंड के फॉर्मर सरनेम, इसको कहते हैं पहले उनका कोई सरनेम था या नेम था जो चेंज हुआ है, तो वो मेंशन करना है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। अगर आप मेल हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपनी वाइफ के पास जाना है, तो यहाँ पे अपनी वाइफ का डाटा फिल करेंगे, वाइफ की डिटेल्स बताएंगे एम्बेसी को, और कंट्री ऑफ बर्थ बताएंगे जहाँ पे आपका पार्टनर पैदा हुआ है, और उनकी जो नेशनलिटी, पहले अगर उनकी नेशनलिटी कोई और थी या जो भी थी वो मेंशन करें। अब आगे इस सेक्शन में हमने बच्चों की डिटेल लिखनी है, एप्लीकांट के बच्चों की डिटेल,
आपके जितने भी बच्चे हैं उन सब का नाम लिखें, उनकी जेंडर बताएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उनकी नेशनैलिटी लिखें, कहाँ पे वो पैदा हुए हैं सारा लिखें। आपके बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पे लिखनी है। मीन्स कि आपके बच्चे 2 हैं 4 हैं सबकी डिटेल यहाँ पे लिखें। 18 साल से छोटे बच्चों की जो एप्लीकेशन होती है वो अलग से नहीं बनती, वो इसी में आगे जाके फिल करेंगे। लेकिन जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं उनकी एप्लीकेशन अलग से जमा होती है और वो अलग से फिल करनी पड़ती है। लेकिन इस सेक्शन में आपको सारे बच्चों का बताना होता है, मतलब कि उनकी डिटेल बतानी होती है, लेकिन उनकी सेपरेट एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी वो अलग जगह पे बताएं। उसके बाद एप्लीकेंट के पेरेंट्स के नाम आ जाते हैं, उनकी फ़ादर की डिटेल, फ़ादर की डेट ऑफ बर्थ, फ़ादर की नेशनैलिटी, उनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं। मदर की डिटेल आ जाएगी, मदर की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मदर की नेशनैलिटी आ जाएगी, वो कहाँ पे रहती हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। और मैं आपको अगेन बता दूँ कि ये सारा डाटा फ़र्ज़ी है, ये मैं किसी की भी रियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिख रही। अब आगे वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप पहले जर्मनी गए हुए हैं कि नहीं। अगर आप गए हुए हैं तो यस लिख दें, अगर आप नहीं गए तो नो लिख दें। अगर आप पहले गए हुए हैं तो आपने यस लिखने के बाद उसकी डेट भी लिखनी है नीचे, कितनी देर आप जर्मनी में रहे। इसके बाद इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे का मतलब है कि आपने जर्मनी जाने के बाद कहाँ पे रहना है। तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ रहना है तो आप उनका एड्रेस लिखेंगे। मैं अब ये किसी जर्मन एरिया का एड्रेस लिख रही हूँ, फ़र्ज़ी एड्रेस है, मुझे भी ये भी नहीं पता कि ये रियल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का एड्रेस लिखेंगे। अगर आपने अपनी वाइफ़ के पास जाना है तो वाइफ़ का एड्रेस लिखेंगे। उनका पोस्टल कोड, जहाँ पे वो रहते हैं उनके सिटी का नाम, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद घर की डिटेल है, वोनूम कहते हैं घर को, और वहाँ पे कितने कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 4 हैं, वो मेंशन करें। इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जर्मनी के बाहर अपना कोई परमानेंट एड्रेस रखना है, तो इसको आपने नहीं क्लिक करना है, आपने इसको यस नहीं लिखना, आपने इसको नो ही लिखना। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपके साथ आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स ने जाना है। तो जो भी बच्चे आपके 18 साल से कम हैं, मैंने आपको पहले बताया, मैं ये ज़ूम कर रही हूँ कि मेरे बच्चे 2 मेरे साथ जाएंगे जो 18 साल से कम होंगे, तो मैंने वहाँ यहाँ पे उनकी डिटेल्स लिखनी है। तो जो मैंने बच्चों के नाम ऊपर लिखे हैं सेम वही नीचे आ जाएंगे सिर्फ, लेकिन यहाँ पे वो बच्चों के नाम आएंगे जो आपके 18 साल से कम हैं और जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे। तो उन बच्चों के नाम आप यहाँ पे लिखते हैं। अब जर्मनी में रहने का मकसद बताएंगे, किस मकसद से आप जर्मनी आ रहे हैं, तो वो आपका फैमिली रीयूनियन है वो बताना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन आपके रेलिवेंट नहीं है कि यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने 1 साल से ज़्यादा नहीं रहना, तो ये सेक्शन हमारे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने, मैं ये ज़ूम कर रही हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही रहना जितनी देर वो रहते हैं, वो चाहे 1 साल से कम हो 1 साल से ज़्यादा हो। तो इसलिए मैं आगे देखती हूँ। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका रेफरेंस है जर्मनी में कोई, तो इस एरिया को भी ब्लैंक छोड़ दें। अगर आपका कोई रेफरेंस है नहीं है तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप अपने हस्बैंड के पास ही जा रहे हैं तो हस्बैंड का नाम और पता ही काफ़ी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है कि आपने पढ़ा क्या हुआ है, तो वो आप स्टूडेंट हैं तो वो स्टूडेंट लिख दें। मैं ये ज़ूम कर रही हूँ कि मैं सीए हूँ, मैंने सीए किया हुआ है तो मैं वो लिख रही हूँ। अगर आपने जो भी किया हुआ है, डिग्री की हुई, आप अपनी डिग्री यहाँ पे लिखें। फिर इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन जर्मनी, ये तो हमें पता नहीं होती, मुझे पता नहीं है मैंने कितनी देर रहना है, तो इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है, डेफिनेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं। वैसे नॉर्मली इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि ड्यूरेशन का फीचर का किसको पता है। नेक्स्ट सेक्शन में हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपने वहाँ से खाएं पिएंगे कैसे, मतलब आपका ज़रिया मौश क्या होगा, तो वो आपने अपना हस्बैंड की इनकम बतानी है। इसको कहते हैं ए मंथ्स इनकम, मतलब कि मैं अपने हस्बैंड की सैलरी पर सर्वाइव करूँगी वहाँ पे, वो लिख दें। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जर्मन में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में आगे वो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 रेलिवेंट नहीं होता, ये आप ब्लैंक छोड़ दें। 14 को टोटली ब्लैंक छोड़ दें और उसके बाद जो 15 है और 16 है इसमें आप नो लिख दें।
9 लिख दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब एप्लीकेशन कहाँ बैठ के फ़िल कर रहे हैं, ये लिख दें, प्लेस लिख दें, लाहौर में अगर आप बैठे हुए हैं लाहौर लिख दें। आप अपने सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डेट लिख दें और प्लेस लिख दें। इसके बाद आप लास्ट में साइन कर देंगे, सिग्नेचर आ जाएंगे आपके, और ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में बस ये उन्होंने आपसे पूछा होता है कि आपने जो भी डाटा प्रोवाइड किया है वो ठीक है, ट्रू है, फेयर इंफॉर्मेशन दी है, कोई गलत बयानी तो नहीं की। तो उसमें आपने यस करके तो उसको भी डेट लगानी है और साइन लिखना है। डेट भी आप अपनी जिस डेट पे एप्लीकेशन फिल कर रहे हो वो लिख दो, या फिर आप जिस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने मैसेज आना है, वो लिख दो। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेट से। ये कोई सच इशू वाला काम नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इस पे परेशान भी नहीं होते। तो आपने जिस दिन एप्लीकेशन फ़िल कर दी आप उस दिन की डेट लिख दें। और आपने ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फ़िल करनी है। इसको ऑनलाइन फ़िल करने के बाद आपने ये जो कॉर्नर पे आपका एरो का निशान बना हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, इसको प्रिंट कर लें। और इसको प्रिंट करके, अब वैसे वो कॉपीज़ नहीं मांगते, लेकिन आप इसकी 2 कॉपी करा लें। इन केस बच्चों के साथ जाते हैं मैं बच्चों के साथ गई तो कोई पेज फट गया या कुछ गिर गया या ख़राब हो गया, और इसको स्टेपल भी नहीं करते, एप्लीकेशन को स्टेपल नहीं करना। आप इसको पेपर क्लिप लगा सकते हैं A4 साइज़ पे। A4 साइज़ के पेपर पे आपने इसको प्रिंट करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज़ के ही प्रिंट करें, और किसी पेपर को स्टेपल नहीं करना। और पेपर को सेपरेट करने के लिए आप पेपर क्लिप यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने जो पिक्चर्स भी मांगी हुई हैं साथ फॉर्म के लिए, वो पिक्चर्स भी आप साथ अटैच कर दें, फोटो क्लिप लगा के साथ अटैच कर दें, तो ये काफ़ी होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक इंक्वायरी है जो आपने पूछनी है, या जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह हम जल्दी हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।